हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आयुषी चंद्रा है और स्वागत है आपका उदित फार्मेसी ऐप और यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, एनएचएम ने फार्मासिस्ट की पोस्ट पे 475 वैकेंसीज निकाली हैं और उसी एग्जाम की तैयारी के लिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंटी माइक्रोबियल्स एंड एस्ट्रिंजेंट्स अंडर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। और अगर आप इसकी प्रिपरेशन और अच्छे से करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें और उसके बारे में हम आपको बताएंगे वीडियो के एंड में। ये सारे टॉपिक हैं जो आज हम अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल्स की। तो एंटी माइक्रोबियल्स क्या होते हैं? दे रिड्यूस और प्रिवेंट इन्फेक्शन ड्यू टू माइक्रोब्स। एंटी माइक्रोबियल्स या तो इन्फेक्शन को कम करेंगे या तो उसे बिल्कुल खत्म कर देंगे। कौन से इन्फेक्शन को? जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले इन्फेक्शन होते हैं। ये 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले एंटी माइक्रोबियल्स में आता है हमारे पास में एंटीसेप्टिक्स। ये क्या करते हैं? दे ईदर किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। एंटीसेप्टिक्स जो होते हैं दे आर अप्लाइड टू लिविंग टिश्यूज, मतलब ह्यूमन बींग्स पे या फिर कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट पे हम एंटीमाइक्रोबियल्स को अप्लाई करते हैं। अब ये कैसे काम करते हैं? दे एक्ट बाय इनहिबिटिंग माइक्रोबियल मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ग्रोथ को बढ़ने से, उनको मल्टीप्लाई होने से रोकते हैं। एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और बाय किलिंग द पैथोजेनिक माइक्रोब्स। कैसे काम करते हैं ये? दे एक्ट बाय इनहिबिटिंग माइक्रोबियल मल्टीप्लिकेशन एंड देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मल्टीप्लिकेशन और उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को होने से रोकते हैं और पैथोजेनिक माइक्रोब्स को किल करते हैं। ये जो होता है, दे शुड नॉट कॉज एनी हार्म टू द टिश्यूज ऑफ द होस्ट, मतलब कि जिस भी व्यक्ति पे हम एंटीसेप्टिक्स अप्लाई करते हैं वो होस्ट होता है। मतलब होस्ट वो होता है जिस पे बैक्टीरिया, जिसके अंदर बैक्टीरिया है, तो हम होस्ट पे ही एंटीसेप्टिक को अप्लाई करेंगे। तो होस्ट के टिश्यू को हार्म नहीं करना चाहिए एंटीसेप्टिक। ऑल एंटीसेप्टिक्स आर प्रोटीन डिनेचरेंट्स एंड दे एक्ट ऑन एंजाइम बैक्टीरिया। एग्जाम्पल्स होते हैं इसके माउथ वॉश, सोप्स एंड डिओड्रेंट्स। दूसरे टाइप के एंटीमाइक्रोबियल्स होते हैं डिसइंफेक्टेंट्स। अब डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं? डिसइंफेक्टेंट्स इसलिए डिफरेंट हैं कि ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पे लगाए जाते हैं और ये क्या करते हैं? ये डिस्ट्रक्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, मतलब ये किल कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ये सबसे ज़्यादा यूज होते हैं हॉस्पिटल्स में और घर में सैनिटेशन के लिए। ये तो या तो बैक्टीरिसाइडल होते हैं, ठीक है। और डिसइंफेक्शन कैन बी डन बाय हीट, रेडिएशन और केमिकल्स। ज़रूरी नहीं है कि डिसइंफेक्शन आप किसी केमिकल से ही कर रहे हो, वो आप हीट से भी कर सकते हो और रेडिएशन से भी कर सकते हो। ये नॉन सेलेक्टिव होते हैं एंड डिस्ट्रॉय नॉन पैथोजेंस टू। दे आर कोरोसिव टू स्किन और टिश्यूज, इसलिए ये सिर्फ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स पे लगाए जाते हैं, मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पे लगाए जाते हैं। एंड स्टोरेज में काफ़ी टाइम तक अगर हम इनको रखते हैं तो ये खराब हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं जर्मीसाइड्स की। जर्मीसाइड का मतलब होता है किल करना। जर्म प्लस साइड्स मिलके बनाते हैं जर्मीसाइड। इसका मतलब है जर्म्स को किल करना। तो जो भी सब्सटेंस जर्म को किल करेगा उसको हम जर्मीसाइड बोलेंगे। वहीं यहाँ पे लिखा है दे किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये इनके बहुत सारे नाम हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरियासाइड, फंजीसाइड, वायरीसाइड। बैक्टीरियासाइड का मतलब बैक्टीरिया को किल करना, फंजीसाइड का मतलब फंजाई को किल करना और वायरोसाइड का मतलब वायरस को किल करने वाला। फिर आते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक। बैक्टीरियोस्टेटिक क्या होते हैं? बैक्टीरियोस्टेटिक वो एंटीमाइक्रोबियल्स हैं जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो लास्ट टाइप के होते हैं एंटीमाइक्रोबियल्स, वो होते हैं सैनिटाइजर्स। हमने कोविड के टाइम पे बहुत कुछ सुना है कि सैनिटाइजर्स को अप्लाई करना चाहिए। सैनिटाइजर क्या है? एक लिक्विड है जिसमें अल्कोहल होता है जो कि इजीली वो वॉश आउट कर देता है हमारे सरफेस के ऊपर जितने भी बैक्टीरिया या जो भी माइक्रोब्स लगे होते हैं उसको। वो जर्मिसाइडल्स होते हैं। जर्मिसाइड मतलब वही जर्म्स को किल करने वाले होते हैं और इनको सरफेस के ऊपर लगाते हैं। वो या तो हाथ के ऊपर हो सकता है या कोई भी सरफेस हो सकता है उसके ऊपर लगा सकते हैं। और इसमें क्या होता है? थोड़ी सी हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है जर्मिसाइड की, तभी वो इफेक्टिव होते हैं इन किलिंग द माइक्रोब्स। अब ये जो हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है, इट मस्ट नॉट कॉज सेलुलर डैमेज। अगर आप अपने हाथ पे लगा रहे हैं तो आपके हाथ के सेल्स को ये डैमेज ना करे,
और इसकी कोई सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि अगर ये शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है तो ये टॉक्सिक ना हो शरीर के लिए। अब सारे एंटी माइक्रोबियल्स जो होते हैं दे मस्ट बी ब्रॉड स्पेक्ट्रम। अब एंटी माइक्रोबियल्स जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम और एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब ये जो नैरो स्पेक्ट्रम वाले होते हैं ये कुछ ही टाइप के पैथोजेंस पे या माइक्रोबियल्स पे माइक्रोब्स पे एक्ट करते हैं, या तो सिर्फ बैक्टीरिया पे करेंगे या सिर्फ वायरस पे करेंगे या किसी दो टाइप के बैक्टीरिया पे करेंगे, मतलब बहुत ही स्पेसिफिक टाइप के जो माइक्रोब्स पे काम करते हैं उनको नैरो स्पेक्ट्रम बोलते हैं, और जो सारे टाइप के माइक्रोब्स पे काम करते हैं उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो एंटी माइक्रोबियल्स जो होते हैं वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल्स होने चाहिए, तभी वो इफेक्टिव रहते हैं। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये दो मैकेनिज्म से एक्ट करते हैं। पहला मैकेनिज्म है हमारा ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म। कौन सा है पहला मैकेनिज्म? ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म। अब तक ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म से कौन कौन से कंपाउंड्स एक्ट करते हैं, जो भी पेरोक्साइड की क्लास को बिलोंग करते हैं। अब पेरोक्साइड क्या होता है, पेरोक्साइड लिंकेज वो होती है जैसे O के साथ में एक और O जुड़ा है और यहाँ पे हमारे जो भी दूसरे ग्रुप्स हैं वो लगे हैं, हाइड्रोकार्बन्स लगे हैं, तो ये जो लिंकेज होती है O डबल बॉन्ड O की किसी भी कंपाउंड के बीच में, इसको हम बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। तो जो भी कंपाउंड्स पेरोक्साइड क्लास को बिलोंग करते हैं, पेरोक्सी एसिड की पेरोक्साइड क्लास को बिलोंग करते हैं, या फिर वो कंपाउंड जो कि ऑक्सीजन को लिबरेट कर सकते हैं, जैसे कि ऑक्सो हेलोजन एनायंस, इनमें क्या है ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन को लिबरेट कर सकते हैं, वो ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म से एक्ट करते हैं। अब इसका मैकेनिज्म एक्चुअली में है क्या क्या करते हैं, ये एक्टिव फंक्शनल ग्रुप में जो कि एक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं हमारे प्रोटीन्स में, उसका ऑक्सीडेशन करा देते हैं। दे कॉज ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन प्रोटीन्स और एंजाइम वाइटल टू ग्रोथ और सर्वाइवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब कि हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, उनके अंदर प्रोटीन्स होते हैं। अब प्रोटीन्स किससे बने होते हैं, प्रोटीन्स में भी कुछ एक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, और ये जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ना, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो उस पर्टिकुलर एंजाइम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप्स का ऑक्सीडेशन जब हो जाता है तो वो ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म कहलाया जाता है। दूसरा क्या होता है, दे कॉज चेंज इन प्रोटीन कॉन्फर्मेशन एंड ऑल्टर्स इट्स फंक्शन। ऑल्टर्स मतलब चेंज कर देना, प्रोटीन की कॉन्फर्मेशन को चेंज करना। अब हमारे पास में एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है हमारा ये जो हमारा कंपाउंड है इसमें हमारे पास में ये सल्फा हाइड्रल ग्रुप है ना। अब क्या हो रहा है, ये सल्फा हाइड्रल ग्रुप फ्री है, जब इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो ये एक डाइसल्फाइड बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। एस डबल बॉन्ड, एस का मतलब है डाइसल्फाइड बॉन्ड। जब सल्फा हाइड्रल ग्रुप जो कि फ्री है उसका अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो एक डाइसल्फाइड बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि सल्फा हाइड्रल ग्रुप की कॉन्फर्मेशन उसका प्रोटीन पूरा चेंज हो जा रहा है, जिसकी वजह से अब क्या होगा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी एक्टिविटी शो नहीं कर पाएगा। दूसरा मैकेनिज्म जो है वो है हमारा हेलोजिनेशन मैकेनिज्म। हेलोजिनेशन में क्या होता है, कौन कौन से कंपाउंड्स एक्ट करते हैं हेलोजिनेशन मैकेनिज्म से, जो भी कंपाउंड क्लोरीन लिबरेट करते हैं या फिर हाइपोक्लोराइड या आयोडीन लिबरेट करते हैं वो इस मैकेनिज्म से एक्ट कर सकते हैं। अब ये किस पे एक्ट करते हैं, पेप्टाइड लिंकेज पे एक्ट करते हैं। पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है, जो प्रोटीन के अंदर CO NH की लिंकेज होती है। कोई भी प्रोटीन होता है उसके अंदर पेप्टाइड लिंकेज जरूर होती है। पेप्टाइड कहते हैं C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और NH के बीच की जो लिंकेज होती है वो होती है पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, अब हेलोजिनेशन मैकेनिज्म क्या होता है, जब हमारे पास जो भी एंटी माइक्रोबियल है जब वो इस पेप्टाइड लिंकेज पे एक्ट करेंगे तो उस प्रोटीन का पोटेंशियल ऑल्टर हो जाएगा और उसकी प्रॉपर्टी भी ऑल्टर हो जाएगी। हमारे पास में कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि प्रोटीन को निकाल रहे हैं, मतलब वो क्लोरीन को निकाल रहे हैं, सॉरी, कोई भी कंपाउंड है हमारे पास में वो क्लोरीन को लिबरेट कर रहा है या हाइपोक्लोराइड या आयोडीन लिबरेट कर रहा है, तो क्या करेगा, जैसे ये एग्जांपल हम लेते हैं, हमारे पास में कंपाउंड है जो कि पर्टिकुलरली क्लोरीन को लिबरेट कर रहा है,
तो वो जब इस पेप्टाइड लिंकेज पे एक्ट करेगा तो अपना क्लोरीन H की पोजीशन पे, जो NH वाला H है उसकी पोजीशन पे लग जाएगा, ठीक है। उसका जो क्लोरीन है वो लिबरेट होके यहाँ लग गया, जिसकी वजह से जो प्रोटीन था इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑल्टर हो गया। ये होता है हेलोजिनेशन मैकेनिज्म। तीसरा मैकेनिज्म है प्रोटीन प्रिपरेशन। ये क्या होता है, जब व्हेन पोलर ग्रुप ऑफ लीगेंड्स होते हैं, लीगेंड्स के जो पोलर ग्रुप्स होते हैं वो मेटल आयन के साथ में जब बाइंड करते हैं, अब ये मेटल आयन क्या होते हैं, मेटल आयन लुईस एसिड के जैसे एक्ट करते हैं। तो जब वो जो पोलर ग्रुप है लीगेंड्स के, वो मेटल आयंस के साथ में एक्ट करेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग चीलेट फॉर्म्ड होगा। दिस कॉजेज इनएक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब प्रोटीन प्रेसिपिटेशन जो होता है वो नॉन स्पेसिफिक होता है, और इसके एग्जाम्पल जो भी एंटी माइक्रोबियल्स होते हैं जो प्रोटीन प्रेसिपिटेशन के थ्रू काम कर रहे हैं वो है हमारे सिल्वर नाइट्रेट और बोरिक एसिड। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक एंटी माइक्रोबियल्स की जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के लिए। पहला है हाइड्रोजन परऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है H2O2। ये किस लिए यूज होता है, इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग, एज जर्मिसाइड एंड इन डिओड्रेंट्स। अब आप कोई भी एंटी माइक्रोबियल्स के एग्जाम्पल अगर पढ़ रहे हैं तो एक तो उसका फॉर्मूला अच्छे से पढ़िए, उसके यूजेस अच्छे से पढ़िए, और उसका अगर कोई सिनोनिम है उसका सिनोनिम अच्छे से पढ़िए। ये जो है ये हेयर ब्लीच की तरह भी यूज होता है। इट इज यूज्ड एज साइनाइड, एंटीडोट फॉर साइनाइड एंड फॉस्फोरस पॉइजनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है ये साइनाइड और फॉस्फोरस पॉइजनिंग के एंटीडोट की तरह भी काम करता है। इट्स यूज इज बेस्ड ऑन लिबरेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। हाइड्रोजन परऑक्साइड में से हमेशा नेसेंट ऑक्सीजन निकलता है और वही जो होता है वो आगे अपना एंटीमाइक्रोबियल फंक्शन प्रोड्यूस करता है। दूसरा है पोटेशियम परमैंगनेट। इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ यूरेथ्राइटिस। ठीक है, यूरेथ्राइटिस के ट्रीटमेंट में जो हमारा पर्टिकुलर एंटीमाइक्रोबियल कंपाउंड यूज होता है वो कौन सा होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। फिर है आयोडीन। आयोडीन या तो इरिटेंट होता है और डिसइंफेक्टेंट भी होता है। ये एक लोकल जर्मिसाइड है। अब आयोडीन के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे एक होता है एक्वस आयोडीन सोल्यूशन। एक्वस आयोडीन सोल्यूशन को हम लुगोल सोल्यूशन भी कहते हैं। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लुगोल सोल्यूशन क्या होता है, एक्वस आयोडीन सोल्यूशन को हम लुगोल सोल्यूशन कहते हैं। It is taken internally as it acts as good source of iodine. It is fungicide and germicide, मतलब फंगस को भी मारता है पर्टिकुलरली और जर्म्स को तो मारता ही मारता है। फिर आता है वीक आयोडीन सोल्यूशन। इसको हम क्या बोलते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है, जो वीक आयोडीन सोल्यूशन होता है वो ही टिंचर ऑफ आयोडीन होता है। ये कहाँ अप्लाई होता है, इट इज अप्लाइड ऑन कट्स एंड वुंड्स। अब हम बात करेंगे एस्ट्रिंजेंट्स की। एस्ट्रिंजेंट्स क्या होते हैं, एस्ट्रिंजेंट्स क्या करते हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं एस्ट्रिंजेंट्स जो कि प्रोटीन प्रेसिपिटेशन कॉज करते हैं, उन्हें हम एस्ट्रिंजेंट्स कहते हैं। सब्सटेंसेस दैट ब्रिंग अबाउट प्रोटीन प्रेसिपिटेशन आर नोन एज एस्ट्रिंजेंट्स। इनकी सेल परमिएबिलिटी लो होती है, क्यों, क्योंकि ये प्रोटीन प्रेसिपिटेंट एक्शन के थ्रू काम करते हैं। इट्स एक्शन इज एविडेंस्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिंकलिंग ऑफ टिश्यू। अगर कोई एस्ट्रिंजेंट लगाने के बाद में रिंकल या फिर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है टिश्यू का, तो इसका मतलब है कि एस्ट्रिंजेंट काम कर रहा है। इट ऑल्सो कॉजेज टिश्यू ब्लांचिंग। अब क्या होता है, इसके बहुत सारे एक्शंस होते हैं। पहला एक्शन होता है इसका स्टिप्टिक एक्शन। स्टिप्टिक का मतलब होता है स्टॉपिंग ऑफ ब्लीडिंग बाय कोएगुलेशन ऑफ ब्लड एंड कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ स्मॉल कैपिलरीज। जो ब्लड की कैपिलरी होती है, ठीक है, उसका जो ब्लड की स्मॉल कैपिलरीज होती हैं उसको ये कॉन्स्ट्रिक्ट करा देता है और ब्लड को कोएगुलेट करा देता है, जिससे क्या होता है, ऑब्वियसली ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। ये होता है इसका स्टिप्टिक एक्शन। दूसरा है एंटी इन्फ्लेमेटरी। एंटी इन्फ्लेमेटरी में क्या होता है, जो हमारे पास में टिश्यू होता है, टिश्यू में ब्लड की सप्लाई कम कर देते हैं, जिसकी वजह से अपना एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन देता है। फिर है एंटी पर्स्पिरेंट। एंटीपर्स्पिरेंट क्या होता है, जो पर्स्पिरेशन को डिक्रीज करना। पर्स्पिरेशन अल्टीमेटली आप पर्स्पिरेशन को स्वेट भी मांग सकते हो या फिर
पर्सपिरेशन बेसिकली स्वेटी होता है, तो डिक्रीजेज सेक्रीशन ऑफ पर्सपिरेशन बाय डिक्रीजिंग पोर साइज ऑफ द स्किन। फिर है एंटी माइक्रोबियल एक्शन, वही प्रोटीन प्रेसिपिटेशन से काम कर रहा है तो फिर एंटी माइक्रोबियल एक्शन भी दिखाएगा। अगर हम कुछ स्पेसिफिक एस्ट्रिंजेंट्स के बारे में बात करें तो वो क्या होते हैं, सबसे पहले हमारे पास है एलम। एलम क्या होता है? एलम होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका ये फॉर्मूला है, इट इज यूज्ड एज लोकल स्टिप्टिक एंड एंटीसेप्टिक। स्टिप्टिक मैंने अभी पीछे बताया क्या होता है। फिर आते हैं यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ टॉक्सॉइड्स। दूसरा एस्ट्रिंजेंट है हमारे पास में एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसका ये फॉर्मूला हमने दिया हुआ है यहाँ पे। और ये क्या करता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड के यूज से एक्चुअली में क्या होता है, क्लोथ की स्टेनिंग हो जाती है एंड इट कॉजेज इरिटेशन, इसीलिए ये बहुत कम यूज होता है या फिर यूज ही नहीं होता है। वैसे ये कैसे यूज किया जा सकता है, अगर इसका 10 to 25% एक्वा सोल्यूशन है तो वो माइल्ड एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जा सकता है और एस्ट्रिंजेंट की तरह यूज किया जा सकता है। फिर आते हैं हमारे पास में एल्यूमिनियम सल्फेट। इट इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ डेंटल कैविटीज। इट इज यूज्ड एज एन एंटीपर्सपायरेंट। और कुछ एस्ट्रिंजेंट्स की अगर हम बात करें वो होते हैं जिंक सल्फेट और जिंक पेरोक्साइड। इसमें भी एस्ट्रिंजेंट भी अगर आप कुछ पर्टिकुलर एस्ट्रिंजेंट्स की बात कर रहे हैं तो उसके भी फॉर्मूला, यूजेस और सिनोनिम अगर हैं तो अच्छे से पढ़ें। अब हम बात करते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के बारे में, वो क्या है और वो किस बारे में है। तो उदित फार्मेसी आपको यूपी फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन के लिए अपना एक कोर्स प्रोवाइड कर रहा है जिसमें आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होंगे, लाइव क्लासेस होंगी, ई बुक पीडीएफ नोट्स होंगे, सिलेबस वाइज एमसीक्यू टेस्ट होंगे, मॉडल पेपर होगा जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हैं, और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है एग्जाम में ये आपको सिखाया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं आप इस कोर्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इस कोर्स को खरीदने के लिए सबसे पहले आपको उदित फार्मेसी क्लासेस का ये ऐप डाउनलोड करना है अपने गूगल प्ले स्टोर से। फिर आपको उसको खोल के उसमें लॉगिन और साइन अप करना है। लॉगिन और साइन अप होने के बाद आपको ये स्टोर वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपको दिखाई देगा यूपी फार्मासिस्ट एनएचएम 2022 कोर्स बाय उदित फार्मेसी। यही वो कोर्स है जहाँ पे आपको सारी प्रिपरेशन कराई जाएगी, जिसके थ्रू आपको सारी प्रिपरेशन कराई जाएगी अपनी यूपी फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए। यहीं से आप उसे खरीद सकते हैं।